फर्स्ट में अनौपचारिक पत्र लिखने की शैली को समझे थे और आज हम लोग उसी क्रम में औपचारिक पत्र लिखने की शैली को समझेंगे। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में आपको हमने यही बताया था कि अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध होता है। तो उस व्यक्ति से जब संबंध होता है तो उस पत्र को लिखने में ये है कि हम हालचाल सब कुछ ही दिखा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसमें कोई विषय नहीं होता। ये ध्यान आप रखिएगा कि उसका कोई एक स्पेशल विषय नहीं लिखेंगे। लेकिन औपचारिक पत्र में क्या होता है, वहां पे हमको विषय बनाना होता है। जब भी हम किसी को पत्र लिखेंगे तो बिना किसी काम का नहीं लिखेंगे। औपचारिक पत्र काम से संबंधित, अर्थात हम जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय के दौरान उस व्यक्ति से हमारा जो जरूरत काम है उसके लिए पत्र लिखते हैं। या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के प्रधानाचार्य के पास आपको कोई जरूरत है तो आप वहां पत्र लिखते हैं। या फिर आप किसी भी ऐसे अधिकारी, जैसे मान लीजिए कि आपके नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सही नहीं है, या फिर किसी भी अधिकारी को अगर आपको पत्र लिखना है तो आप वहां पत्र लिखोगे। ये सारे पत्र जो हैं वो हमारे औपचारिक में चले जाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, तो इसके लिए फॉर्मेट जो आपका होता है, पहले जो व्यक्ति लिख रहा है पत्र, अर्थात पत्र आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपका पता रहेगा। पत्र आप लिख रहे हो तो आपका पता ऊपर रहेगा। अपने बुक में आपका 264 पे दिया है, हम वहीं से आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझना, वहां से आपके बुक में दिया है तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझना ज्यादा आसान रहेगा। ऊपर क्या दिया है, वो पता दिया है। पत्र क्या है, पत्र यह है आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने जाना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेले में जाने की अनुमति आपको मांगेंगे। आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखना चाहते हैं, इसलिए वो देखने जाना चाहते हैं और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेले में जाने की आपको अनुमति लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना पता लिखेंगे ऊपर। तो जब भी हम पत्र लिखेंगे ना, बाएं से दाएं के तरफ लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है, बाएं से दाएं तरफ रहेगा। यहाँ पता दिया है 2 यमुना बिहार दिल्ली। और आप जब पता लिखोगे तो आप अपना पता लिखोगे। हाँ, अभी आप 8th क्लास में पढ़ते हो तो आप अपने घर का पता लिख सकते हो। नहीं तो आप जब बोर्ड के एग्जाम लायक हो जाओगे, अर्थात 9th क्लास में जाओगे, तो उस समय आपको जब परीक्षा हॉल से अगर आपको लिखना है, आप एग्जामिनेशन में अगर लिख रहे हैं तो वहां पे आप परीक्षा भवन डालेंगे। लेकिन ऐसे अगर क्लास में आपका क्लास वर्क लिया जा रहा है या आपको कोई पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है तो वहां पे आप अपना पता लिखेंगे। और ये 8th क्लास तक है, आप अपना पता लिख सकते हैं। लेकिन 9th में आपको बता रहे तो आप अभी भी ये अगर काम करते हैं, आप परीक्षा भवन डालते हैं तो गलत नहीं होगा, बल्कि क्या है, अभी से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पता हो जाएगा। पता के बाद से मतलब जो भी आपका पता होगा, आपका पता मान लीजिए कि यहाँ की ओंकार वाटिका कॉलोनी, तो आप लिख सकते हैं ओंकार वाटिका कॉलोनी, पडरौना, कुशीनगर, ठीक है। उसके बाद से मतलब वहां से पता चल जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। उसके बाद से फिर सेकंड लाइन आपका अब आ जाएगा दिनांक। अब दिनांक के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ दिनांक, जब भी अगर आप एग्जाम में पत्र लिखोगे
तो आप अपना एग्जामिनेशन का डेट डालोगे। आपका एग्जाम जो शुरू होगा वो कब से होगा, तो 26 को आपका पेपर पड़ रहा है, तो 26 उसके बाद आप बिंदी दे दीजिए। और 7 मंथ आपका है, ये जुलाई में ही आपका हो रहा है, तो आप 7 डाल सकते हैं, फिर बिंदी दे दीजिए और उसके बाद से ठीक, ये आपका दिनांक हो गया। उसके बाद आप किसको लिख रहे हो वो संबोधन करना है, तो प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो प्रधानाचार्य जी। थर्ड लाइन हो गया। फिर प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, वो आपका फोर्थ लाइन। तो यहाँ लिखा है राजकीय उच्च विद्यालय सीलमपुर दिल्ली, तो आप अपना सेंट फ्रेंसिस स्कूल भी डाल सकते हो, सेंट फ्रेंसिस स्कूल, ठीक है, दिल्ली, क्योंकि यहाँ हमने दिल्ली लिखा है, नहीं तो आप सेंट फ्रेंसिस स्कूल पडरौना डाल रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको पडरौना करना पड़ेगा। यमुना विहार पडरौना, और उसके बाद से यमुना विहार हो गया ना, पडरौना, फिर उसके बाद से कुशीनगर। इसको आप सेकेंड लाइन में भी कर सकते हो, पडरौना कुशीनगर। ये चीज आपका सेकेंड लाइन यहाँ से आ सकता है, जगह भी आपका कम है तो उसको आप सेकेंड लाइन में वहां से ले लेंगे। थर्ड लाइन में तब दिनांक आप कर लोगे। अगर आपका एक लाइन का पता है तो आप एक लाइन में पता लिखोगे। प्रधानाचार्य जी हो गया, उसके बाद से स्कूल का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखिए सेंट फ्रेंसिस स्कूल पडरौना, आप कुशीनगर। ये पत्र लिखने वाले का पता यहाँ है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पडरौना कुशीनगर ही है, आप कहीं और का भी पता डाल सकते हो। जो आपने पहले लिखा था वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पडरौना के ही रहने वाले हो, आप पडरौना डाल दोगे तो आपका गलत नहीं है। हाँ, विनायक चिरानिया, अर्थ बी विनायक चिरानिया। यस मैम। हाँ बोलिए। मैम पत्र का टॉपिक क्या है? आप लोग लाइव क्लास में फालतू क्वेश्चन करना बंद किया कीजिए। जितना आपको मतलब सिलेबस दिया गया है, आपको सब कुछ दे दिया गया है, लगता है कि ये क्वेश्चन पूछने लायक है, वही क्वेश्चन पूछिए। उसमें क्या पत्र का टॉपिक है क्या? आप नो मैम। मैम एट्थ क्लास में पढ़ रहे हो, तो क्या अभी आप जीवन भर बच्चे बने रहोगे? आपको पत्र का टॉपिक दिया जाएगा, हम क्या बता रहे हैं, आपको लिखने की शैली बता रहे हैं, आप वहां से तरीका समझिए। शुरू से आप पत्र लिखते आ रहे हो हर क्लास में। आपको इसके पहले वीडियो, पिछले साल भी अगर आप पढ़े हो तो हम पत्र पे वीडियो दिए हैं कि नहीं? अब बोलते क्यों नहीं हो? पिछले साल भी हमने उस पर वीडियो बनाया था, दिया था, देखे हो कि नहीं? तो वहां से आप पत्र लिखना सीखो। डेली डेली एक ही चीज आप लोग पूछोगे? तो सेंट फ्रेंसिस स्कूल पढ़ो, उसके बाद से कुशीनगर। आपका जगह कम है, आप सेंट फ्रेंसिस स्कूल पढ़ो, यहाँ पे कुशीनगर, उसके बाद से पिन कोड भी आप डाल सकते हो। जैसे सेंट फ्रेंसिस स्कूल पटरौना हो गया, कामा, उसके बाद से आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ।
कुशीनगर, और फिर यहाँ का पिन कोड जो है वो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, 274304। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ, अब आपको क्या करना है, मेन अब विषय पे आप आ जाएंगे कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हो। तो विषय क्या था यहाँ पे, आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने जा रहे हैं, तो आपको भी क्या है उस मेले में जाना है, तो अपने प्रधानाचार्य से आपको अनुमति लेना है। तो विषय क्या हो जाएगा, विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति हेतु। यहाँ विषय हेडिंग डालोगे आप, और अब यहाँ पे लिखोगे विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति हेतु। हेतु, ठीक। और उसके बाद आप अब पत्र लिखोगे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ मान्यवर शब्द लिख लोगे या महोदय लिख सकते हो, कामा मान्यवर या महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पत्र शुरू करोगे कि निवेदन यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान या पडरौना आप दिखाना चाहते हो तो पडरौना के मतलब जो भी यहाँ पे है कोतवाली के सामने आपका जो है, तो पडरौना कोतवाली के मैदान में क्या है, तो जुलाई माह में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए अनेक विश्व स्तरीय पुस्तकें मिलती हैं। हमारी कक्षा के अनेक विद्यार्थी इस मेले में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी कक्षा से के विद्यार्थियों को पुस्तक मेला देखने जाने के लिए क्या करिए, अनुमति प्रदान कीजिए। कक्षा अध्यापक जी ने भी हमारे साथ जाने की सहमति दे दी है, क्योंकि आप पूरे ग्रुप में जाना चाह रहे हो, आप अकेले के लिए नहीं मांग कर रहे हो, इसलिए कक्षा अध्यापक भी क्या है जाने की अपनी सहमति दे दी है, वो तैयार है हम लोग के साथ जाने की। और लास्ट में फिर आप क्या करोगे, तो वहां लिखोगे धन्यवाद। यहाँ आप लिखोगे लास्ट में, जैसे यहाँ पत्र आपने लिख लिया, ठीक, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो ये देखिए यहाँ की लाइन को हम आपको यहाँ बता रहे हैं, आप यहाँ ये नीचे की लाइन ये ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आप लाइन पत्र लिख लिए, लास्ट में लिखोगे यहाँ पे धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद से फिर आप क्या करोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम कक्षा डालोगे लास्ट में, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद कक्षा, ठीक है। और वर्ग सेक्शन है तो वर्ग सेक्शन, इतना काम आपको करना होगा, तब आपका पत्र पूरा होगा। तो ये तो हमने आपको बताया कि प्रधानाचार्य से आपको अनुमति लेनी है। उसके बाद उसी तरह से अगर प्रधानाचार्य से आर्थिक सहायता आपको चाहिए तो आप उसके लिए देखिए सेकंड आपका जो वो दिया है, तो उसी तरह से पहले आप अपना पता लिखोगे, फिर आप दिनांक लिखोगे, उसके बाद से प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, मतलब किस स्कूल के प्रधानाचार्य को आप दे रहे हो, मतलब जहाँ पढ़ते हो वो चीज। अब उसके पहले सबसे ऊपर जो आपने लिखा है वो आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद से फिर विषय आर्थिक सहायता है, आप आर्थिक सहायता चाहते हो तो आर्थिक सहायता है, फिर वही लिखोगे मान्यवर, उसके बाद से अपना पत्र लिखना शुरू करोगे। बीच वाला चीज है, जब एक दो पत्र आप पढ़ लोगे
आपको समझ में आ जाएगा कि पत्र में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। और फिर लास्ट में धन्यवाद, उसके बाद से आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, कक्षा, वर्ग, ये सब चीजें आपको मेंटेन करना है। तो ये आपका भी तो इस तरह का पत्र हुआ कि प्रधानाचार्य के पास। अब व्यवसायिक पत्र में आप जानिए, जैसे पुस्तक मंगाने के लिए आप प्रकाशक को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां आप किस तरह का पत्र लिखेंगे। तो वहां देखिए आपका पेज नंबर 266 पे दिया है कि पटेल शिक्षा सदन, और उसके बाद से पता दिया हुआ है, व्यवस्थापक महोदय, पूरा पता लिखिए, फिर दिनांक लिखिए, फिर व्यवस्थापक महोदय, न्यू सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 19 दरियागंज, ये आप पता लिख रहे हैं, नई दिल्ली आपका हो। तो ऊपर क्या हुआ है, आपने ये पता लिखा है कि कौन लिख रहा है, उसके बाद से आपको कहाँ से मंगाना है ये पता आपने लिख दिया। फिर विषय आप लिखोगे, विषय में क्या है, पुस्तकें मंगाने हेतु, ये आपका विषय बन जाएगा। फिर आप वैसे लिखोगे, महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। अब पुस्तक की निम्नलिखित पुस्तक जब यहाँ आप दिखा रहे हो, तो फिर नीचे आप क्या करोगे, उसका डिटेल बनाओगे। देखिए जैसे यहाँ पे पुस्तकों की सूची पहले आप यहाँ पे लिख लोगे कि मेरी ये मतलब अनुरोध है कि ये पुस्तकें शीघ्र बीपीपी से भेज दीजिए, ठीक है। और मैंने 500 रुपया आपको अग्रिम दे दिया है, मनी ऑर्डर द्वारा दिनांक इस तारीख को मतलब कोई एक डेट दे दो को भेज दी है, आशा है कि आपको मिल गई होगी। यह ध्यान रखें कि सभी पुस्तकें नए संस्करण के होने चाहिए। आप उनको पूरा अपना डिटेल बता दोगे कि हमें पुरानी पुस्तक नहीं चाहिए, बल्कि ये ध्यान रखिएगा कि हमको नवीनतम से नवीनतम पुस्तक चाहिए, तथा कटी फटी भी ना हो, उनकी पैकिंग सही हो जानी हो तथा उन पर उचित कमीशन भी काटा गया हो। उचित कमीशन मतलब बहुत ज्यादा कमीशन आप मत लीजिएगा, जो उसका उचित कमीशन बनता है वो कमीशन फिर काटा गया हो। अब उसके बाद आप यहाँ पे पुस्तक का डिटेल दोगे, पुस्तकों की सूची, कौन कौन सा पुस्तक आप मंगा रहे हो, यहाँ पे आप क्रम से लिखोगे 1 2 3 4। उसके बाद से किस पब्लिकेशन का है, जैसे यहाँ है सरस्वती सचित्र हिंदी व्याकरण, ठीक है। उसके बाद से किस क्लास का है, फिर कितनी पुस्तकें चाहिए, आप पूरे क्लास का मंगा रहे हो कि किस अपने पूरे मित्र मंडली का मंगा रहे हो। यहाँ पे 5 प्रतियां मतलब 5 पुस्तकें चाहिए। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर आपका क्लास मान लीजिए किस क्लास का, तो क्लास 10 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास को डाल सकते हो, ठीक है। कोर्स यहाँ 6 प्रतियां, तो जितना आपको बुक चाहिए उतने बुक का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना रहेगा। उसके बाद लास्ट में फिर धन्यवाद, और फिर वहां क्या लिखोगे, तो भौदी शब्द लिखोगे, फिर अपना नाम, पुस्तकालय अध्यक्ष। ये एक मतलब कौन भेज रहा है, तो पुस्तकालय से मतलब 6 प्रति 5 6 प्रति 5 प्रति ये सब चीज आया है, तो एक पुस्तकालय के द्वारा ये मांगा गया है। और इसी तरह से आपका कार्यालय पत्र भी होता है। इसमें जैसे दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक को अपने क्षेत्र की खराब बस व्यवस्था, ठीक है, में सुधार के लिए पत्र आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब उसके लिए आप किसको लिखोगे, तो जैसे सचिव को आप पत्र लिख रहे हो, पता लिख दिए GH14 रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद से पश्चिम बिहार नई दिल्ली, आपका दिनांक फिर डाल दोगे, और महाप्रबंधक महोदय, प्रबंधक महोदय को आप लिख रहे हो कि दिल्ली परिवहन निगम के अंदर ये आता है आपका बस की व्यवस्था। फिर सिंधिया हाउस नई दिल्ली, आप कहीं का भी पता डाल सकते हो। विषय क्या है, क्षेत्र में बस सेवा में सुधार हेतु। फिर वैसे लिखोगे, मान्यवर निवेदन है कि हम मतलब कोई भी जगह आप लिखिए, उस क्षेत्र का निवासी मैं हूं तथा इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र
में खराब बस सेवा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर सेकंड लाइन, पश्चिम बिहार के इस पॉकेट में डीडीए के माध्यम आय वर्ग के मतलब इतने फ्लैट हैं। इन सभी में प्रायः सरकारी कर्मचारी, स्कूलों के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी रहते हैं। इस क्षेत्र में अभी तक कोई नियमित बस सेवा नहीं है, या फिर बस सेवा जो है वो उसकी व्यवस्था एकदम बिल्कुल खराब है। आप कुछ भी दिखा सकते हो। वैसे 2-3 बसें आती जाती हैं, लेकिन क्या है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, समय से नहीं आती हैं, और क्या है, बीच में ही खराब हो जाती हैं। ये सब चीजें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। आपसे निवेदन है कि उक्त क्षेत्र हेतु अतिरिक्त बसें चलाएं तथा जो बसें रूट पर चलती हैं, ठीक है, उनकी क्या है, व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से चले, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आशा है आप इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे। उसके बाद से भौदी फिर अपना ध्यान लिखते हैं। ऐसे करके आपको पत्र लिखना है। तो ये आपका, इस पत्र को लिखने के लिए आपको कल ही बताए थे, यहाँ पे पेज नंबर 261 पे आप आइए। 261 पे पत्र के प्रकार में आपका दिया है संबंध, ऊपर दिया है अभिभावक शब्द और समापन सूचक शब्द। इसमें आपका व्यक्तिगत पत्र भी दिया है, अर्थात आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र के विषय में दिया है कि किसके लिए किस तरह का शब्द प्रयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप उधर ध्यान दो। जब वो चीज आपको आ जाएगा कि कौन सा पत्र कैसे लिखा जाएगा, किसके लिए किस प्रकार का अभिवादन का शब्द रहेगा, समापन में कौन सा शब्द रहेगा, तो जब वो चीज आपको आ जाएगा तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि औपचारिक पत्र जब भी लिखोगे तो औपचारिक पत्र में एक विषय जरूर बनेगा। बिना विषय का औपचारिक पत्र नहीं होगा, और उसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिख सकते। उसमें मेन अपने विषय को ही लेकर के उसी से संबंधित थोड़ा सा 1-2 शब्द अपने हिसाब से और सुंदर ढंग से उसको हम सजा के लिख सकते हैं कि मतलब उस पे मतलब अगले का ध्यान और जाए। सुंदर ढंग से सजाने का मतलब अच्छी राइटिंग से नहीं मतलब है, बल्कि लोगों का ध्यान उधर जाए, इस तरह के शब्दों का उसमें क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यही आपका ये पड़ता है। इस तरह से करके आप देखेंगे तो आपको औपचारिक पत्र भी लिखने आ जाएगा। हाँ, आप किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलिए, वरना फिर हम व्याकरण क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए, तो कल भी आपको बताए थे, आज भी बताते रहे आपको। पहला क्वेश्चन आपका हमेशा पैराग्राफ का आया है, अभी भी आपका रहेगा। औपचारिक या अनौपचारिक में वो सॉरी अपठित आपका पैराग्राफ रहेगा, उसमें आपका गद्यांश या पद्यांश में से कोई एक रहेगा। ये चीज आपको हम नहीं बताएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है कि वो जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो बस आंख बंद करके उतारना नहीं है, बल्कि आप ये देखिए पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे गद का हो या पद का। उसके बाद से वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें लिखा है, क्या उसके माध्यम से आपको बताया गया है, फिर उसमें क्या क्वेश्चन दिया है, वो चीज आपको ध्यान देना है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से समझ के आंसर लिखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर उसी में एकदम सीधे लिखा होगा, उसको आपको वहां से उतारना है, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधे वहां से नहीं दिखा, यानी कि क्या है, वहां से कुछ पूछा जा रहा है, तो आप अपनी भाषा में उसका प्रयोग करें। सेकंड क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो निबंध का रहेगा। निबंध में आपको पहले ही बता दिए कि आपका उसमें सिलेबस में 4 दिए हैं, और आपके पेपर में 3 रहेगा, और 3 में से कोई एक करना रहेगा। तो जो भी आप निबंध करोगे उसको खूब अच्छे से अभी से आप, अगर 2 निबंध भी आप अभी से तैयार कर ले रहे हो तो निश्चित है कि आपको कहीं फंसना नहीं, क्योंकि 4 में से 3 तो आना ही है, 3 में से आपको करना 1 है। तो जब आप 2 तैयार किए हो तो वो तो आपका अलग, अगर मान लीजिए कि 1 नहीं आया है तो 4 में से जब 3 उसमें आ रहा है तो 1 तो आपको मिल ही जाएगा। उसको खूब अच्छे से आप तैयार कर लो, और तैयार करने के बाद से उसको 2-3 बार मतलब रटना नहीं है, ना कि आप वहां से उतारने का काम करोगे,
आप 2-3 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद से उसको लिखने का काम करो। जब आप लिखोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा और आपका अपना भाषा हो जाएगा। अपने भाषा में हम सुंदर लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और फिर समझ में आता है कि और बढ़ा-चढ़ा के हम कैसे लिख सकते हैं। तो उस तरह से करके आप निबंध लिखेंगे और एक अच्छा निबंध लिखेंगे। उसमें शब्द नहीं बल्कि एक पूर्ण निबंध लिखने की कोशिश करेंगे। इसलिए 2 घंटे के पेपर को आपको देखना है। 2 घंटे के हिसाब से निबंध हमेशा बाद में लिखने का काम करते हैं। इसलिए कि उसमें ये है कि अगर जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से हम अपने निबंध को बढ़ा देते हैं। अब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में निबंध दिया तो पहले निबंध ही आप लिखिए। पहले और क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद से निबंध लिखेंगे तो अगर टाइम रहेगा तो आप भरपूर लिखिए, नहीं टाइम है तो उस हिसाब से लिखेंगे फिर कि जल्दी-जल्दी करके आप कम से कम जितना ज़रूरी है उतना ही लिख सकते हो। तीसरा आपका ये पत्र लेखन जो बता दिए कि दोनों आएगा, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। कोई भी विषय इसमें नहीं दिया जाएगा। विषय आपको उसी समय प्रश्न पत्र में दिया रहेगा उस हिसाब से। अभी आप 8th में हो तो 8th में केवल लिखने की शैली समझो। लिखने की शैली जब समझ जाओगे तो किसी प्रकार का निबंध पत्र लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर अभी से नहीं सीखोगे तो 9th में क्या आप वैसे ही हम लोग की उँगली पकड़ के चलते रहोगे? उस समय क्या है, आप मुझे गाली दोगे, आप उस टीचर को गाली दोगे जो आपको पढ़ाता है, क्यों? क्योंकि आपको वो चलना ही नहीं सिखाया, आपको वो लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि क्या है, आप हमेशा उस टीचर की उँगली को पकड़ के चलते रहे और वो काम हम नहीं चाहते। अभी किसी बच्चे ने जब पूछा तो हमने उसी से डाँटा है कि टॉपिक आपको हमेशा जीवन भर टॉपिक मिलता ही रहेगा। तो टॉपिक मिला है उसको एग्ज़ाम क्या कहते हैं? बस आपने रट लिया वो टॉपिक कर लिया काम, काम खत्म। नहीं, आपको क्या करना है? आपको समझना है, समझने के बाद से कोई भी टॉपिक आए, आप आराम से लिख सकते हो। 2 ही तरह के तो पत्र हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। फिर दिक्कत क्या है? हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया और उसके बाद से आपका जो क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के द्वारा देते हैं, उसमें से भी आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, ठीक है? तो क्योंकि आपको मेन तो बुक हम वहीं से पढ़ाते हैं जहाँ से आपको व्याकरण की जानकारी होती है, इसलिए वहाँ से आप करोगे। उसके बाद आपका क्या है, एक्सरसाइज़ जो है, एक्सरसाइज़ में से कुछ क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन हो गया चैप्टर एक एग्जांपल तौर पे आपको बता रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे सामने खुल गया पेज नंबर 51। आप 51 उठा लीजिए। 51 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक पट्टी में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके आधार पे कह रहा है तत्सम तद्भव शब्द छांटिए। जैसे दिया है सूप, मिट्टी, फेटा, पछोरना, अहंकार, अय्या, छाई, दृश्य, अतिथि, बेंच, धोती, इस तरह के बहुत से शब्द दिए हैं। अब इसमें कह रहा है कि आप 2 लाइन बनाइए, एक तत्सम का, एक तद्भव का, ठीक है? जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आप तद्भव और तत्सम ऐसे 2 बनाइए और इसमें फिर आप क्या करिए, उसमें से छाँट के तद्भव तत्सम को लिखने के लिए कह रहा है। तो अब जब ये शब्द को आप समझोगे कि इसमें तत्सम कौन है, तद्भव क्या है, तभी तो छाँट सकते हो। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से आपका जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है? तो इस तरह के शब्द आपका आएगा। संधि विच्छेद मान लीजिए कि आपका हाँ, 3rd चैप्टर संधि विच्छेद आपका है, तो संधि तो कुछ शब्द मान लीजिए दे दिया है, उसका विग्रह करने के लिए आ गया, कुछ विग्रह दे दिया है, उसमें संधि करने के लिए आ गया, तो वैसे भी आपके क्वेश्चन आ जाएँगे। और किसी को कोई दिक्कत? आप लोग का एग्ज़ाम के पहले का ये लास्ट क्लास है। हमने आपको डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया है। हाँ, अब आप लोग जो फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन-सा लेटर आएगा या उसका आप टॉपिक दीजिए, तो ये सब गलत चीज़ है ना। आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी तक आप बच्चे बने हुए हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछो आराम से, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। किसी को कोई डाउट?
वंशिका। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट। नहीं, आप लोग का क्लास चलता ना तो सब कुछ हम पढ़ाते बताते। अभी तो आप देख रहे हो कि मात्र हमको 2 पीरियड मिल रहा है। उस 2 पीरियड में उसमें भी ऑनलाइन क्लास, सामने बच्चे रहते हैं तो जहां उन्हें डाउट लगा फौरन पूछिए। तो अभी आप फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो है वो सब चीजें नहीं, आपको अभी जो हमने बताया बस उसी से रिलेटेड चीज बस खाली हम अभी आपको देंगे। सेकेंड टर्म तक आप तो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना जान लेगा। अभी तो आप फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इतनी जानकारी भी नहीं है, और ऑनलाइन ही आपने पढ़ाई भी किया है, ऑनलाइन ही आपको एग्जाम भी देना है, तो इसलिए अभी उसके फेर में आप मत रहिए। सेकेंड टर्म में आपको वो चीज बताएंगे, बिना बताए आपको नहीं देंगे। ओके मैम, और थैंक यू कुछ? मैम। ओके। नो मैम। हाँ, वंदना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, योग रूढ़ शब्द समझा। क्या? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़। देखिए, 3 तरह के शब्द आपको बताए थे ना, एक रूढ़ बताए थे, एक यौगिक बताए थे, एक योग रूढ़ बताए थे। रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसको अगर विच्छेद किया जाए तो उसके शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उससे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसा समझ में? यस मैम। ऐसे शब्द जिनको अगर विच्छेद किया जाए तो उनके एक एक शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ ले लीजिए। पेड़ को अगर विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? पेड़ ड। पे से कोई अर्थ निकल रहा है? ड से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। जैसे लड़का, विच्छेद करोगे क्या होगा? ल धन ड़ धन का, लड़का। तो क्या एक एक शब्द से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो वहां कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप यौगिक कहिए, ऐसे शब्द जिसको अगर हम विच्छेद करते हैं, क्या है, उसके शब्द से हमको अर्थ निकलता है। जैसे आपका भोजनालय, भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? भोजन धन आलय होगा ना? यस मैम। भोजनालय में भोजन धन आलय, तो भोजन का मतलब आप जहां हमने भोजन शब्द बोला तो आप समझ गए कि मतलब खाने की बात कर रही है। लग रहा है खाने के लिए, मतलब खाना रेडी हो गया है, आप बुलाना चाहती हैं। आलय मतलब क्या होता है? घर होता है। तो भोजन का घर अर्थात क्या है? रसोई घर अर्थात किचन। आगे समझ में? यस मैम। विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या मतलब विद्या जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आलय मतलब घर अर्थात विद्या का घर। ठीक है। मन मंदिर अर्थात विच्छेद करोगे क्या होगा? मन धन मंदिर, मन रूपी मंदिर। ठीक है, मन का मंदिर, आप वहां से अर्थ निकाल सकते हो, उसको हम यौगिक करते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है? जो विच्छेद किया जाता है, ठीक है, जिसके टुकड़े किए जाते हैं, तो वो रूढ़ की तरह से होता है, लेकिन साथ में यौगिक का काम यौगिक के साथ होते हुए रूढ़ से मिला हुआ, लेकिन क्या होता है? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हम लंबोदर बोल दिए, उसको विच्छेद करोगे तो यौगिक की तरफ से हुआ लंबा धन उदर, लंबा धन उदर। तो लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, लंबा पेट। तो लंबा पेट जहां लंबोदर का नाम आता है तो किसी और का नहीं, लंबोदर का मतलब आपका ध्यान किधर जाता है? लंबा पेट किसका है? गणेश जी का है ना? तो लंबोदर का नाम लेते ही आप समझ जाते हो कि यहाँ तो बात गणेश की हुई, अर्थात एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जो यौगिक होता है लंबा धन उदर, जब आपने विच्छेद किया तो क्या हुआ? वो यौगिक बना, लेकिन आपका रूढ़ की तरह से होता है। अगर आप कर रहे हो उसको विच्छेद कर रहे हो, लंबा लंबा को फिर आपको कर रहे हो अलग अलग, और उधर को कर रहे हो, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन वो क्या करता है? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। लंबा उधर का मतलब लंबोदर का मतलब गणेश जी की तरफ हमारा इशारा चला गया।
उसी तरह से हमारा कोई भी अगर शब्द है, ठीक है, अगर हम गजानन बोल दिए, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, तो हमने हाथी और मुख बोला है, आपका क्या है, यौगिक शब्द बन गया। लेकिन हाथी और मुख क्या है, जहां हम गजानन का नाम लेंगे तो गजानन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, गणेश जी को ही कहते हैं। तो हमने तो गणेश जी का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ हमने तो गजानन बोला, लेकिन यहाँ पे बीच में गणेश जी क्या आ गए, अर्थात एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, उसी को योग रूप कहा जाता है। आगे समझ में? Yes, ma'am. Thank ठीक है, you. फिर और बच्चों का भी डाउट है? आनंद, हेलो हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैं तत्सम और तद्भव में अंतर। अरे यार, अब एकदम लास्ट में अब तुम्हारे जूनियर सेक्शन के क्लास अब शुरू होंगे, प्राइमरी सेक्शन के क्लास शुरू होंगे। अब इसमें तद्भव और तत्सम तुमको बताएं, फिर उन लोग से बोल दे कि आज आप लोग क्लास मत लीजिए, ये चीज आप पहले नहीं बोल सकते थे। तद्भव तत्सम क्या होता है, तत्सम जो होता है, हमारे वीडियो में उठा के आप नहीं देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है, और तद्भव जो होता है वो क्या है, हिंदी में उसका रूप परिवर्तन होके वो संस्कृत के शब्द टूटे फूटे में आया है, इसलिए वो अशुद्ध शब्द माना जाता है। और तत्सम शब्द जो है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, वो अपने मूल रूप में संस्कृत का शब्द हिंदी में आता है, उसी को शुद्ध रूप कहा जाता है और तत्सम कहा जाता है। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल समझ लो, आम और आम्र। आम्र का मतलब होता है आम, जो आम आप इस समय खा रहे हो, जो सीजन है, लेकिन सही शब्द आम्र है, और हम आप बोलते क्या है, आम बोलते हैं, अर्थात वो आम्र जो है वो अपने अशुद्ध रूप में आम के रूप में हिंदी में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो हम आम आम बोलते हैं, लेकिन वो अशुद्ध शब्द है। और तत्सम वही उसका शुद्ध रूप अर्थात संस्कृत का शब्द क्या है, अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होता है, जो आपका आम्र है, लेकिन हम आम्र नहीं बोलते। ओके ओके मैम। हाँ सुकन्या जल्दी बोलो, सुकन्या। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ फटाफट बोलो। मैम हिंदी की बुक में दिया है संज्ञा के 3 रूप होते हैं, लेकिन मैम इंग्लिश की बुक में दिया है 4 रूप होते हैं। इंग्लिश में क्या दिया? मैम 7 टाइप। 7-5। आप अभी हिंदी के क्लास में आपको 3 बताया गया, और 3 के अंदर फिर हमने 2 और बताया था, मिला के 5 बताया था ना। यस मैम। तो हिंदी में आप वहां से समझो, आपको पूरा डिटेल खोल के बता देते। आप उस मेरे वीडियो को देखो और जो पीडीएफ दिया वहां से आप देखो। ओके ओके मैम, थैंक यू। वैष्णवी। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए। मैम, माँ बच्चे से प्यार करती है, इसमें से कौन सा कारक है, अपदान है या करण कारक है? माँ बच्चे से प्यार करती है तो क्या है, बच्चे से अलग हो रही है क्या? नहीं। तो कोई कारक वहां पे दोनों में से नहीं है, बच्चे से वहां दिया है, लेकिन बच्चे को प्यार करती है, ठीक है, वहां पे कर्म कारक है। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। मैम लेकिन अरे यार सुनो तो, कभी कभी कर्म कारक मैम। में भी क्या होता है, वो चीज आपका सामने, वो चीज भी आपको डिटेल बताते हैं। इस समय ही आप पूछोगे, आप लोग को जब बोलते हैं कोई डाउट है या कोई क्लास, तो आप नहीं बोलते हो, वहां बच्चे से क्या, तो बच्चे के द्वारा नहीं हुआ, ठीक है, और अलग तो हो नहीं रहा है, वहां कर्म कारक काम कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, तो वहां आपका होगा, लेकिन वहां से आपका दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसे हम बताते हैं ना कि अपवाद रूप में ऐसा होता है, वो चीज है। यस मैम। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ दिव्यांशु बोलो जल्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग मैम, हम लोगों के रिटर्न एग्जाम के बाद आप तुरंत हम लोगों को कॉल करके ओरल एग्जाम लेंगी ना? ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये स्कूल डिसाइड करेगा। स्कूल तुमको बताया क्या कि ओरल एग्जाम का तुमको डेट दे दिया है? स्कूल से तुमको टाइम टेबल मिला है, कोई डेट मिला है? अब नहीं बोलोगे?
मैम ये कहा गया कि उस हम दिन पूछ आएगा। रहे हैं पहले ओरल एग्जाम के लिए स्कूल से तुमको टाइम टेबल मिल चुका है क्या? जब तक स्कूल से कोई टाइम टेबल आपको नहीं मिलेगा ओरल एग्जाम का, तो टीचर पागल है क्या तुम्हारे पास ऐसे फोन कर देगा?